गिवन ये जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बार बी बार सी बार ऐड अप टू जीरो। तो ए बार बी बार सी बार ऐड अप टू जीरो का मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल्स टू जीरो। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमें क्या कहती है, आपने वेक्टर्स में पढ़ा ही होगा। अगर न न पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल्स टू जीरो है, वो सिर्फ दो ही केस इंप्लाई करता है। ओके, ये एक्चुअली फर्स्ट थिंग ये क्या इंप्लाई करता है कि ए बार बी बार सी बार जो है हमारे तीनों वेक्टर्स, वो कोप्लेनार वेक्टर्स है, पहली बात। और ये सिर्फ दो ही केसेस में हो सकता है कोप्लेनार। अब एक पर्टिकुलर प्लेन में रहकर ये कंडीशन सिर्फ दो ही केसेस में पॉसिबल हो सकती है। तो वो केसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। या तो ए बार बी बार सी बार एड अप टू जीरो कब होंगे, या तो हमारा जो ए बार और बी बार वेक्टर या कोई भी तीनों में से कोई भी दो तीनों वेक्टर्स जो है एक दूसरे के पैरेलल अलाइन हो, देन उनका जो ओवरऑल सम होगा, ओवरऑल वेक्टर एडिशन होगा, वो इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर वो पर्टिकुलर प्लेन में कोप्लेनर वेक्टर्स की तरह पर्टिकुलर प्लेन में कुछ इस तरह से एक दूसरे को पैरेलली अरेंज्ड हो, देन उस केस में कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नहीं तो अगर वही वेक्टर्स जो पर्टिकुलर प्लेन में ए बार बी बार सी बार अगर कोप्लेनर वेक्टर्स पर्टिकुलर प्लेन में अगर वो कुछ इस तरह की पोजीशन में अलाइन हो, देन ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन सिर्फ दो ही वो अलाइनमेंट्स के लिए ट्रू है। या तो वो वेक्टर्स कुछ इस तरह अरेंज्ड होने चाहिए उस प्लेन में, या तो इस तरह अरेंज्ड होने चाहिए। तो अगर वेक्टर कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा वेक्टर भी जो है उनको पैरेलल होगा। क्योंकि अगर हम ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार कंडीशन में से ऑब्टेन करें, तो हमें पता चलेगा कि किसी भी दो वेक्टर्स का जो सम होगा, वो दूसरा वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। मतलब ये जो कंडीशन है, ये इंप्लाई करती है कि ये सभी वेक्टर्स, अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हुए, देन ऑटोमेटिकली थर्ड वेक्टर भी उनके पैरेलल ही होगा। ओके, तो ये दो केसेस पॉसिबल है, ये आपको अंडरस्टैंड हुए। तो अब चलिए चलते हैं, ए बार क्रॉस सी बार इज नॉट जीरो अनलेस बी बार कमा सी बार आर पैरेलल। ए बार क्रॉस सी बार जो है, आपको बता दूं कि अगर वो अगर हमारे जो वेक्टर्स हैं, अगर वो इस टाइप में अरेंज्ड हुए, देन हमारा इस केस में जो हमारा ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा, वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप के बराबर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमारा थीटा जो है, दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई भी दो वेक्टर्स ले लो आप उन दोनों वेक्टर्स के बीच में फाइंड ये देखोगे कि या तो उनके बीच में 180 डिग्री एंगल है, या तो उनके बीच में 0 डिग्री एंगल है। देन उस केस में आप किसी भी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, अगर इस केस में, अगर इस सिनेरियो में, देन आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमेशा 0 आएगा। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल है, देन ऑटोमेटिकली आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आएगा। और किसी भी वेक्टर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको भी 0 आएगा। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए बार क्रॉस सी बार इज नॉट 0 अनलेस बी बार सी बार आर पैरेलल। मतलब ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर तब तक नहीं होगी जब तक हमारे कोई दो वेक्टर्स पैरेलल ना हो जाए। ये सही है। और ये जीरो जो है, अगर वेक्टर्स इस तरह अलाइन रहे, देन उस केस में हमारा जो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार जो होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उस केस में हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक, अब ये 0 के बराबर तभी आ सकता है जब कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल अलाइन हो। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। कमिंग टू ऑप्शन बी क्या कहता है कि ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार इज नॉट 0 अनलेस बी बार सी बार आर पैरेलल। उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो वेक्टर्स है वो या तो इस तरह पैरेलली अरेंज्ड है प्लेन में, या तो वो इस तरह अरेंज्ड है। तो अगर इस तरह अरेंज्ड है, तो ये जो अगर फर्स्ट केस ले लेते हैं, अगर ये पैरेलली अरेंज्ड है कोप्लेनार वेक्टर्स एक दूसरे के, देन ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार जो होगा हमारा, वो 0 के बराबर होगा। क्योंकि हमारा जो ए बार क्रॉस सी बार बी बार आया पहले केस में, हमने देखा कि वो 0 आएगा हमेशा। देन ओवरऑल जो ये होगा सेकेंड ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, वो भी 0 ही आएगा इस केस में। अब चलिए इस केस की तरफ। इस केस में
हम जब देखते हैं कि जो ए बार क्रॉस बी बार ए बी सी जो इस कोप्लेनर वेक्टर्स है, देन ए बार क्रॉस बी बार जो है राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने पर आपको ये ए बार क्रॉस बी बार की जो डायरेक्शन है वो आ जाएगी। और ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार मतलब आपको आपने देखा ही होगा कि अगर कोई दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, देन वो जीरो कब आएंगे, या तो ये जो दो दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो वो जीरो तभी आएंगे जब ये दो वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप ए बार क्रॉस बी बार और सी बार दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, जैसे कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ओके, तो यहाँ पर ये दोनों भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होने के कारण हमेशा चाहे बी बार और सी बार या कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो या मत हो, ये हमेशा ही जीरो आएंगे। ओके, इस केस में इस अलाइनमेंट में इस वेक्टर्स अगर कुछ इस तरह अलाइन है, देन इस केस में हमेशा ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार जो है डॉट प्रोडक्ट वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमेशा जीरो आता है। तो आप ये कह सकते हो कि ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार इज नॉट जीरो अनलेस बी बार सी बार आर पैरेलल। ये जरूरी नहीं है बी बार सी बार पैरेलल हो या मत हो, यहाँ पर पैरेलल थे तब भी हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो आया था, यहाँ पर पैरेलल नहीं भी है तो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट ये जो है जीरो आएगा। सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो नेसेसरली वो फॉल्स है। कमिंग टू ऑप्शन सी कहता है कि इफ ए बार बी बार सी बार डिफाइन ए प्लेन, देन ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इन दैट प्लेन। अब सपोज करते हैं कि ए बार बी बार सी बार ने वो एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं और वो प्लेन को हम पाई नाम दे देते हैं। देन हमारा जो ए बार क्रॉस बी बार होगा, हमारा जो ए बार क्रॉस बी बार होगा क्रॉस सी बार होगा, वो इस डायरेक्शन में लाई करेगा, जो कि ये भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है, इसी प्लेन पाई में लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार है वो भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन में ए बी सी वेक्टर्स लाई कर रहे थे। तो ये हमारा जो है नेसेसरली ये हमारा जो है ट्रू हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। और वेरीफाई करते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी क्या कहता है कि ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, हमने पहले ही देखा था कि ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार की वैल्यू क्या आई थी किसी भी केस में। ओके, इन दोनों केसेस में ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार और इस केस में भी ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, दोनों ही केसेस में हमें उनकी वैल्यू जीरो आई थी। ओके, ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार की वैल्यू हमें जीरो के बराबर आई थी। और हमें एलएचएस में ये तो चलो हो गया भाई हमारा एलएचएस। अब आरएचएस की तरफ हम मूव करते हैं तो आरएचएस में क्या दिया गया है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी। और आपको पता है कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार बी बार सी बार है। और हमने ए बार बी बार सी बार जो है इनमें से कोई भी एक नल वेक्टर नहीं है, देन इनका मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो के बराबर वैल्यू नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ ही नहीं रहा, तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देन उस केस में हमारा जो सी स्क्वायर है, ओके, वो जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर इम्प्लाई ही नहीं करेगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो भी मीनिंगलेस है, वो भी रॉन्ग है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉल्स ऑप्शंस को ट्रू फॉल्स ऑप्शंस को चूज करने के लिए कहा गया है, फॉल्स ऑप्शंस। इसे आप मत भूलिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको फॉल्स ऑप्शंस आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर फॉल्स ऑप्शंस जो है बी और डी है।